दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं आपका टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश मीना एक लेक्चर और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एक पोयम है। ये पोयम है लिखी है नसीम एज़ेकिएल ने, और इसके ऊपर मैं लेक्चर लेके आया हूँ कि एक्चुअल में इस पोयम में है क्या। अब देखो, जितना टाइम मिल पाता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर बना पाता हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर रेगुलर बनाया करो, मैं ट्राई तो रेगुलर ही करता हूँ, पर जितना मिल पाता है उसमें इतना ही हो पाता है, क्योंकि फिर कॉलेज का काम भी होता है। कॉलेज में मतलब सारी एक्टिविटीज़, पढ़ाना, नॉन टीचिंग, टीचिंग, सारी काम होते हैं वहाँ पर भी। और उसके अलावा फिर घर पे जो टाइम मिल पाता है उसमें मैं कर लेता हूँ ये काम। तो जितना मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बेनिफिट मिल सके उतना मतलब मिल जाए। अब ये लेक्चर में अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस आए, कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऐसा आ सकता है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फ्रॉम माई होम। घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शोर शराबा आ सकता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को। अब क्योंकि ये जो पोयम है, जैसे मैंने बताया, ये किसने लिखी है? नसीम एज़ेकिएल ने। अब नसीम एज़ेकिएल एक्चुअल में थे कौन? ये 1924 में पैदा हुए एंड 2004 में इनकी डेथ हो गई। ये एक थे ज्यूइश इंडियन पोइट, यानी कि यहूदी थे और इंडियन पोइट थे, है ना। इंडियन पोइट भी थे, प्ले राइट भी थे, एक्चुअली देखा जाए तो आर्ट क्रिटिक भी थे। कई मतलब विधाओं में ये इन्वॉल्व थे एंड ही वाज वेरी पॉपुलर। तो एक तरह से बोल सकते हैं कुछ क्रिटिक्स के द्वारा तो इनको बोल सकते हैं जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, जो मतलब स्पेशली पोइट्री है, पोइट्री की जॉनर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री है उसका फादर तक डिक्लेयर किया है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा इनको, कि भाई आधुनिक भारत की जो इंग्लिश में जो पोइट्री है उसके फादर ये हैं। ऐसा कई क्रिटिक्स ने इनको डिक्लेयर किया है। अब वैसे तो बहुत ही मतलब पॉपुलर रही है इनकी पोइट्री। आप बोल सकते हो इनकी जो ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। ये पोएम काफी ज्यादा पॉपुलर रही है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, स्कूल बोर्ड वगैरह इनके सिलेबस में, और इवन आउट ऑफ द इंडिया भी कई कंट्रीज में इस पोएम को इंक्लूड किया जाता है वहाँ के सिलेबस में, डिफरेंट सिलेबस में, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर पोएम रही है। और नसीम इस्किल के बारे में ऐसा बोल सकते हो आप कि वो थोड़ा सा हटके लिखा करते थे। हटके ऐसे कि जब भी कोई पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, देखो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स कौन है? पोस्ट कॉलोनियल राइटर का मतलब होता है जो राइटर्स स्पेशली इंडिया को की कॉलोनियल रूल के अंडर में था, यानी कि अंग्रेजों के रूल के अंडर में हुआ करता था। पूरे 200 साल तक हम अंग्रेजों के अंडर एक तरह से रहे हैं। तो अंग्रेजों के जाने के बाद में जो लिटरेचर लिखा गया उसे हम एक तरह से पोस्ट कॉलोनियल बोल सकते हैं, कि हम अंग्रेजों के अंडर में कब्जे में थे, उनके रूल के अंडर में थे। तो उस अंग्रेजों के जाने के बाद, यानी आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, जो एक तरह से पोएट्री लिखी गई उसको हम पोस्ट कॉलोनियल पोएट्री बोलेंगे, या पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स बोलेंगे, जो कुछ भी लिखा गया। तो इनको ये बोला जाता था, मतलब कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में से ये वैसे राइटर थे जो एक तो ओरिएंटल टॉपिक, अक्सर क्या होता था कि हमारे जो राइटर्स थे वो ऐसे टॉपिक लेने में बिजी ज्यादा रहते थे। उदाहरण के तौर पे या तो वो कि वेस्ट वाले लोग, हम ईस्टर्न लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, उसे ओरिएंटलिज्म बोलते हैं ना। तो ओरिएंटलिज्म, या फिर आप बोल सकते हो कुछ रिलीजियस टॉपिक्स, स्पिरिचुअल टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा लिखा जाता था। परंतु ये हटकर लिखने लगे। कैसे? ये सोसाइटी में कॉमन चीजों पर भी, ये कॉमन घटना हुई सोसाइटी में, आम घटना। जैसे ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें बिच्छू ने काट लिया, एक बहुत ही नॉर्मल घटना है, गाँव में अक्सर ऐसा होता है। तो उसके ऊपर लिखा है इन्होंने। तो यानी कि ये एक हटकर लिखते थे, आम जीवन के ऊपर कुछ घटनाएं हुई, समाज में अंधविश्वास के ऊपर लिखा, समाज में स्केप्टिसिज्म के ऊपर लिखा। तो ऐसी चीजों पे लिखा करते थे जो थोड़ा सा डिफरेंट था, हटके। तो एक तरह से बोल सकते हैं इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक तरह से स्प्रेड किया, उसको फैलाया, अलग अलग एवेन्यूज में फैलाया इंग्लिश लिटरेचर को। मतलब सिर्फ कुछ लिमिटेड थीम्स तक ही लिमिटेड नहीं रखा, मतलब उसको एक्सपेंड किया नई नई थीम्स में, कि हाँ इधर भी लिखा जा सकता है, इस टॉपिक पे भी लिखा जा सकता है, इस थीम को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने एक तरह से लिटरेचर को स्प्रेड किया, अलग अलग रास्तों में लिटरेचर में अलग अलग चीजों पे लिखा जाने लगा। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में कई चीजों को इंक्लूड किया जाने लगा, कई थीम्स को इंक्लूड किया जाने लगा, उनमें से इन्होंने भी एक्सपेंड किया है कुछ थीम्स को। जैसे कि एक हम इसमें बात करेंगे, सुपरस्टिशन हो गया, स्केप्टिसिज्म हो गया, इनके बारे में। तो चलो पोएम शुरू करते हैं हम लोग। तो अपनी पोएम है ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब बहुत पॉपुलर पोएम रही है। इसमें होता क्या है
इसमें कहानी का बैकग्राउंड मतलब स्टोरी का बैकग्राउंड वैसे तो हम पोएम पढ़ने वाले हैं परंतु एक स्टोरी की तरह है ये। स्टोरी की तरह कैसे पढ़ूंगा जब पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो देखो इसका ऐसा है कि एक बिच्छू ने काट लिया एक लेडी को। लेडी है पोएट की मदर, ठीक है। तो देखो आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर, कि मुझे याद है वो रात, मुझे याद है वो रात। आई रिमेम्बर, मैं याद करता हूँ उस रात को कि मेरी माँ को वो स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। स्टंग मतलब काट लेना, स्टिंग का सेकंड फॉर्म है ना। तो और थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो मेरी माँ को काट लिया किसके द्वारा? स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू के द्वारा काट लिया, ठीक है। यानी मुझे याद है वो रात जिस रात को मेरी माँ एक बिच्छू के द्वारा काटी गई। और 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। वो बिच्छू आया कहाँ से? सवाल ये उठता है ना, घर में बिच्छू आया कहाँ से? अब गांव में तो बिच्छू आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, परंतु यहाँ पर कहाँ से आया? एक्चुअल में हुआ क्या, 10 घंटे से बारिश हो रही थी लगातार। अब 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, स्टडी रेन मतलब नॉन स्टॉप बारिश चल रही थी। तो उस वजह से वो बिच्छू भागकर बोरी यानी सैक ऑफ राइस, चावल की बोरी के नीचे आके छुप गया, ठीक है। बिच्छू कहाँ से आया पता लग गया ना, बारिश में एकदम बचता बचाया था वो, तो एक तरह से बचता बचाता आया बेचारा। अब वो चावल की बोरी के नीचे आके वहां चुपचाप बैठ गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, और फिर उसने क्या किया? पोएट की मदर को काट लिया। तो पार्टिंग विद हिज पॉइजन मतलब अपने जहर से अलग होकर, यानी उसने अपना जहर अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? उसने अपना जहर ट्रांसफर कर दिया। उसने अपनी पूंछ में से जहर कहाँ भेज दिया है? पोएट की मदर के अंदर। यानी वो अपने जहर से अलग हो गया एक तरीके से, उसने किसी को काट लिया है, ठीक है। तो पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। तो देखो ये क्या है? डायबोलिक टेल का मतलब शैतानी पूंछ। अब वो शैतानी पूंछ है जिसने पोएट की मदर को काटा, वो एकदम फटाक से गायब हो गई डार्क रूम के अंदर, अंधेरे भरे कमरे में वो कहीं छुप गया जाके। मतलब पार्टिंग विद हिज पॉइजन, देखो ये जो लाइन है ना इसमें डैश है, ये जो डैश है ना, आप बोल सकते हो इसको एक तरह से अंदर पढ़ लो ब्रैकेट के और यहाँ से पढ़ो पार्टिंग विद हिज पॉइजन, फिर डायरेक्ट यहाँ ही रिस्क द रेन अगेन। यानी कि उसने अपना जहर छोड़कर, पोएट की मदर के अंदर अपना जहर छोड़ के उसने खुद को वापस से रिस्क में डाल लिया बारिश के अंदर जाने के लिए। क्योंकि अब सीधी सी बात है, कमरे में तो छुपेगा तब इस लोग ये लोग ढूंढेंगे इसको, मारेंगे। तो एक तरह से उसने ऐसा काम करके खुद को रिस्क में डाल दिया दोबारा बारिश में जाने के लिए। पहले अच्छा अच्छा भला छुपा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से उसने पोएट की मदर को काटा, अपना जहर उसके अंदर छोड़ा और वो उस डार्क रूम में कहीं गायब हो गया। और एक तरह से उसने खुद को रिस्क में डाल दिया दोबारा से बारिश में, ओपन बारिश में जाने के लिए एक तरीके से। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। अब देखो पीजेंट्स जो गांव के लोग हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, है ना, किसान हैं, वो क्या है? वो एकदम आए लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। एक तरह से फ्लाइज मतलब मक्खियां और स्वार्म्स मतलब झुंड, यानी मक्खियों के झुंड की तरह आ पड़े। अब गांव में ये बहुत कॉमन चीज होती है कि मान लो किसी घर में कुछ हो जाएगा, वो सब एक दूसरे को जानते होते हैं जनरली। सभी घर वालों को, मतलब एक गांव वाला है, एक एक परिवार है, वो दूसरे परिवार को जानता है, गांव के सभी परिवारों को जानते होते हैं, एक दूसरे को सब जानते होते हैं। तो अगर किसी घर में कुछ हो गया तो अचानक वहां से भागे भागे लोग आएंगे, अरे भाई क्या हो गया, मैंने सुना तुम्हारी ये हो गया। मतलब एक तरह ऐसे होता है ना, सभी घरों में ऐसे लोग आएंगे मिलने के लिए। तो पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, तो जो पीजेंट्स थे ना वो सब ऐसे आए जैसे कि मक्खियों का झुंड आ गया है। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times। अब देखो इसमें पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, इसमें आप बोल सकते हो सिमिली यूज हुई है, क्योंकि पीजेंट्स की तुलना की गई है मक्खियों से। जैसे मक्खियों का झुंड आता है वैसे पीजेंट्स आ गए हैं, यानी किसान वगैरह आ गए हैं, ठीक है। एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द विल वन। और वो सबके सब इतने सारे लोग भगवान का नाम सैकड़ों बार लेने लगे, जपने लगे। क्यों? वो भगवान का नाम जपने लगे ताकि उस बुराई को पैरालाइज किया जा सके, यानी कि जो बिच्छू है उसको पैरालाइज कर सके एक तरीके से। क्योंकि वो अपना जहर उस लेडी के अंदर छोड़ गया है और वो उस बिच्छू को एक बुराई बुराई का रूप मान रहे हैं कि कोई बुरी आत्मा है, बुरी चीज है जो आ गई है और उस बुरी चीज को रोकना पड़ेगा, उसको पैरालाइज करके एक जगह पटकना पड़ेगा, है ना, वो हिले डुले ना। अभी देखो आगे पता लग जाएगा क्यों है वो एक तरह से पैरालाइज करने की बात कर रहे हैं ना। तो वो उस बुराई को खत्म करने, उसको पैरालाइज करने के लिए भगवान का नाम जपने लगे। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल दे सर्च्ड फॉर हिम। अब देखो उन्होंने मोमबत्तियां जलाई, लैंटर्न्स लालटेन जलाई, थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि जब मोमबत्ती और लैंटर्न के उजाले में जब ढूंढ रहे थे वो, दे सर्च्ड फॉर हिम, वो उस बिच्छू को ढूंढने लगे, सर्च करने लगे ऑन द मड बेक्ड वॉल। क्योंकि कहाँ चढ़ गया? दीवार पे कहीं चढ़ गया होगा। तो देखो एक्चुअल में, क्योंकि जब सीधी सी बात है, मोमबत्ती जलाओगे, लैंटर्न जलाओगे तो आपने बहुत बार देखा होगा
तो बड़ी बड़ी परछाई नजर आती है दीवार पर, अपन उंगलियां हाथ चलाते हैं तो बड़ी बड़ी परछाई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं वो बिच्छू के ऊपर रोशनी पड़ेगी तो वो दीवार पे कहीं बड़ा सा नजर आएगा कि हाँ पता लग जाएगा अरे ये रहा। तो उस तरीके से ये एक इमेज क्रिएट की गई है कि जनरली जब अंधेरा हो जाता है और हम मोमबत्ती वगैरह कोई जलाते हैं तो अक्सर जब भी आप कोई हाथ वाथ उस रोशनी के सामने रखोगे तो वो बहुत बड़ा नजर आता है ना दीवार पे। उसी तरीके से कहीं वो बिच्छू को ढूंढ रहे थे वो मोमबत्ती लेके लैंटर्न लेके, तो कहीं बिच्छू पर रोशनी पड़ेगी तो नजर आ जाएगा वो बड़ा सा मड बेक्ड वॉल, यानी उन मिट्टी की बनी दीवारों पर। ठीक है, ही वॉज नॉट फाउंड, परंतु वो नहीं मिला, बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक दे टंग्स, वो अपनी एक तरह से जीभ दबा के बैठ गए यानी चुपचाप बैठे। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड। अब वो बोल रहे हैं कि हर वो हरकत, वो जो बिच्छू जैसे जैसे हिलेगा, मेड इज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, तो इस माँ के अंदर जो खून है, यानी कि उस पोएट की माँ के अंदर जो बिच्छू ने अपना जहर छोड़ दिया, इसके खून में जो जहर छोड़ दिया है वो जहर भी फैलने लगेगा, यानी जैसे जैसे बिच्छू हिलेगा वो जहर भी वैसे वैसे हिलेगा और फैलेगा। ये अंधविश्वास है, ये एक पॉइंट है, एक अंधविश्वास का पॉइंट है कि गांव वाले ये मानते हैं कि भाई, मतलब इस पोएम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कि वो ये मानते थे कि राइटर लिख रहा है कि भाई वो बोलने लगे कि भाई ये बिच्छू तो मिल नहीं रहा है, तो समस्या वाली बात हो गई। वो जैसे जैसे हिलेगा वैसे वैसे ही उसका जहर भी इस लेडी के अंदर यानी मेरी माँ के खून के अंदर फैलेगा, है ना। उन्होंने ऐसा कहा उन गांव वालों ने। मे ही सिट स्टिल दे सेड, तो काश वो चुपचाप बैठा हुआ रहे, दे सेड उन्होंने कहा। इसीलिए वो उस एविल वन, उस बिच्छू को पैरालाइज करना चाहते थे, एकदम चुपचाप एक जगह, एक तरह से जैसे लकवा मार जाता है ना पैरालाइज, मतलब एक जगह पड़ा रहे वो, कहीं वो इधर उधर हिले नहीं, वरना इसके अंदर जहर भी फैलेगा, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए वो फिर वो प्रार्थना करने लगे काश वो एक जगह बैठा हुआ हो कहीं बिच्छू, वो हिल नहीं रहा हो। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट दे सेड। और फिर वो लोग क्या बोलने लगे, इतने सारे लोग वो बोलने लगे काश, उम्मीद करते हैं आज तुम्हारे प्रीवियस बर्थ, पुराने जन्म यानी पिछले जन्म की जो पाप हैं सिंस, वो भी काश आज जल के राख हो जाएं। यानी तुम आज इस बिच्छू के जहर में जिस तरह से ऐसे दर्द में करहा रही हो, चिल्ला रही हो, दर्द झेल रही हो, काश तुम्हारे पुराने जन्म के पाप भी आज धुल जाएं, खत्म हो जाएं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, काश तुम्हें जो इस जन्म में आज के दिन जो इतना दुख झेलना पड़ रहा है, जो सफरिंग तुम्हें चीजें झेलनी पड़ रही हैं, वो घटा दें। क्या घटा दें? तुम्हारे अगले जन्म में दुर्भाग्य को कम कर दे। यानी तुम इस जन्म में आज जो ये दर्द झेल रही हो, काश ये दर्द झेल के तुम अगले जन्म में अपना दुर्भाग्य कम कर लो, यानी तुम्हें कम दर्द झेलना पड़े। मतलब ये लोगों की धारणा होती है, देखो कुछ घटना हो गया, अरे ये तो इतना दर्द झेल रहा है, इतना परेशान है, पता नहीं पुराने जन्म में कौन से पाप किए होंगे यही होता है ना, ऐसे सोचते हैं। या फिर बहुत ज्यादा दुख झेल लिया होता है तो फिर हम सोचते हैं चलो इतना दुख इस जन्म में झेल लिया, कम से कम अगला जन्म में तो सुकून मिले वही वाली चीज है। ठीक है, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। अब देखो, मे द सम ऑफ ऑल, काश ये सारी जो बुराइयां हैं वो बैलेंस हो जाए इस अनरियल वर्ल्ड, मतलब कह सकते हैं इस संसार से दूसरे संसार, मरने के बाद दूसरे संसार में चले जाएंगे, पता नहीं आत्माओं का संसार कौन सा है, राम जाने ना। तो हमारे जो बुराई अच्छाई है वो सब बैलेंस हो जाए, वो कामना कर रहे हैं कि ये दर्द इसने झेला है, इसकी जो अच्छाई और जो बुराई पास्ट जन्म में इसने की थी, जिसके अंदर मतलब पाप भरे हुए थे, वो काश बैलेंस हो जाए सब, यानी सब बराबर आ जाए, बुराई अच्छाई सब बराबर हो जाए। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, यानी तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे पेन से और तुम्हारे अच्छाइयों से तुम्हारा एक तरीके से जो इविल बुराइयां है ना वो बैलेंस हो जाए, यानी कि आज वो बैलेंस हो जाए। तुमने इतना दुख झेल लिया होगा कि तुम्हारा एक तरह से बुराइयां, वो मान लो बुराई बहुत ज्यादा है, मान लो बुराई इतनी है, उदाहरण के तौर पे मान लो हम बोले कि बुराई इतनी है, ठीक है, यहाँ तक ये पहाड़ बना दिया मैंने बुराई का, ठीक है, और अच्छाई का पहाड़ ये है। अब मान लो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, अब आज इतना दुख झेल लिया है, मान लो ये खत्म हो गई इतनी बुराई, अब भाई बुराई भी इतनी रह गई, अच्छाई भी इतनी रह गई, यानी बुराई भी इतनी अच्छाई भी इतनी, तो बैलेंस हो गई, बराबर बराबर की रह गई। तो इस तरीके से मान के चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मे द पॉइजन प्योरीफाई और फ्लैश। अब देखो, मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर। पूरी पोएम आप नोटिस करना, सेंटेंस कंटिन्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस दे सर्च फॉर हिम ही वाज नॉट फाउंड, मतलब विद द कैंडल्स विद द लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन, हर जगह देखोगे सेंटेंस, मतलब यहाँ पूरा नहीं हो रहा, अगली लाइन में कंटिन्यू है। 100 टाइम्स दे पे टू पैरालाइज, मतलब हर, इसको बोलते हैं एक्चुअल में, अब यहाँ पर भी देख लो, may the sum of all evils balance in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain, मतलब लगातार चल रही है लाइनें, यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ, अगली लाइन में वाक्य कंटिन्यू है, यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ, अगली लाइन में भी कंटिन्यू है, यहाँ भी पूरा नहीं हुआ, अगली लाइन में भी कंटिन्यू है। ऐसी डिवाइस को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनयम्बमेंट,
क्या बोलते हैं, एनियमेंट। ये जे साइलेंट होता है, ठीक है। एनियमेंट बोलते हैं कि जब वाक्य लगातार अगली लाइन में भी चल रहा है, वो एक सेंटेंस पूरा, उसमें पूरा वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइन में भी सेंटेंस चल रहा है, उसकी अगली लाइन में भी चल रहा है, तो इस तरह की डिवाइस को हम एनियमेंट बोलते हैं लिटरेचर में, ठीक है। मैं जब इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा तब और समझाऊंगा इन चीजों को। अब देखो, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं कि काश ये जो जहर है, जो तुम्हारे अंदर जहर है, यानी बिच्छू ने जो जहर छोड़ा है, ये शुद्ध कर दे। किस चीज को शुद्ध कर दे? फ्लैश ऑफ डिजायर, तुम्हारे शरीर में जो इच्छाएं हैं। अब देखो ये जो फ्लैश ऑफ डिजायर है ना, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। अब भाई ये जो दो लाइन है ना, ये मैं इनको एंटी फेमिनिस्टिक लाइन मानता हूँ। यानी कि जो महिलाओं की विरोधी सोच होती है ना, वो है कि महिलाओं को एक तरीके से माना जाता है कि एक तो जो महिलाओं का शरीर है वो बुराई का रूप है, एक तरीके से बोलते हैं कि वो अट्रैक्ट करता है बुराई को। क्यों? क्योंकि फिजिकल जो ब्यूटी है ना, महिलाओं की जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है, वो एक तरीके से दूसरों को अट्रैक्ट करती है, और बोल सकते हैं कि वो इच्छाओं को जागृत करती है, महिलाओं के अंदर भी और पुरुषों के अंदर भी। तो उस चीज को बोल रहा है कि जो काश ये जहर है ना, वो तुम्हारे मांस को शुद्ध कर दे, यानी तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दे। डिजायर यानी तुम्हारा शरीर जो इच्छाओं से भरा हुआ है ना, यानी जिसको शारीरिक सुख की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं सब खत्म हो जाएं। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और ऐसे बोलते हैं महिलाएं अगर एम्बिशन एम्बिशन रखती है, यानी महिलाएं जीवन में कुछ करने की इच्छा रखती है ना, तो वो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब उस वक्त की सोचती, पास्ट में ऐसा होता था, मतलब विमेन के बारे में ऐसा सोचा जाता था कि वो घर में रहे, चूका चौला, मतलब चूका चौला चूल्हा चौका संभाले शब्द ही नहीं आया सही ढंग से ना, चूका चौला। तो देखो ऐसा सोचा जाता था कि महिलाएं अगर चूल्हा चौका घर का काम संभाले, यही बढ़िया है, ज्यादा कुछ दिमाग में चढ़ाए नहीं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, या फिर ऐसी कोई भी इच्छा ना रखे कि मेरे वो एम्बिशन है, मेरे तो वो करने की इच्छा है, मैं तो वो बनना चाहती हूँ, ऐसे कोई एम्बिशन ना पाले। पास्ट में ऐसी सोच थी लोगों की। अगर कोई महिला ऐसा सोचती थी कि मुझे ये बनना है, तो वो उसको बुरा मानते थे, वो उसकी बुराई मानते थे। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो दो लाइन है, ये एंटी फेमिनिज्म वाली लाइन है कि भाई महिला विरोधी की। एक तो उनके शरीर को फ्लैश ऑफ डिजायर बता दिया, मतलब शरीर को बोल दिया कि शरीर ही मतलब बुराइयों से भरा हुआ है, उसमें इच्छाएं भरी रहती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर एम्बिशन की भावना है, कुछ करने की भावना है, तो वो भी गलत बात है। यानी ये जहर जो उसके अंदर घुस गया है, ये सब चीजों को, भावनाओं को मिटा दे, उसके सारे शरीर की डिजायर्स को भी खत्म कर दे। काश वैसी कामना कर रहा है। दे सैड, उन्होंने सब कहा। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। इस तरीके से वो चारों तरफ बैठ गए, मेरी मदर के चारों ओर घेर घेर के बैठ गए, मतलब फ्लोर है नहीं, नीचे फर्श पे बैठ गए हैं वो, मेरी मदर के चारों तरफ। मदर को सेंटर में रखी हुई है, मदर मदर बीच में, और वो चारों तरफ बैठ के घेर के। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और हर चेहरे के ऊपर ऐसा नजर आएगा जैसे पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि सब समझते हैं कि क्या झेल रही है, वो उस दुख को समझ पा रहे हैं, वो उसके साथ में अपनी सिंपैथी शो कर पा रहे हैं, ऐसे उनके चेहरे पे हाव भाव नजर आएंगे। हाँ बहुत बुरा हुआ, हम्म, बेचारी कितना दर्द झेल रही है, मतलब उस तरह का जो भाव होता है ना, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो नजर आ रहा है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, और मोमबत्तियां जलने लगी, और लैंटर्न्स आए, और नेबर आए, लोग आते रहे लगातार, ठीक है। मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन, और क्योंकि बारिश का समय है तो कीड़े कांटे भी घर में आते हैं ना, तीतरियां आ जाती हैं, बोलते हैं ना, छोटी छोटी तीतरियां होती हैं लाइट में, वो आ जाती हैं, और भी कीड़े घुस जाते हैं घरों में छोटे छोटे से। अक्सर हम घरों की लाइटें बंद कर देते हैं बारिश के दिनों में, इसीलिए, ठीक है। तो और कैंडल्स, यानी और कैंडल्स, मोमबत्तियां जलाई गई, और लैंटर्न्स जलाए गए बिच्छू को ढूंढने के लिए, और नेबर्स आए, जो भी नेबर आता, पहले वाले जो ट्राई करके बैठ गए वो तो बैठ गए, वो चले भी गए मिल मिला के, फिर दूसरे और आगे लोग, ऐसे लोग आते रहते हैं लगातार, और वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कहाँ गया बिच्छू, और मोमबत्ती जलाओ, और लालटेन जलाओ और ऐसे वो ढूंढते रहे, ठीक है। और कीड़े कांटे भी आते रहे, और एंडलेस रेन, और रेन लगातार चल रही है अभी तो। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट, और मेरी जो माँ है, यानी पोइट बोल रहा है, मेरी माँ ट्विस्टेड, बिल्कुल एक तरह दर्द में करा रही है, इधर से उधर करवट ले रही है दर्द में, थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट, वो चटाई के ऊपर लेटी हुई है और दर्द में इधर उधर लेट रही है, पलटी खा रही है। माई फादर, और जो मेरे पिताजी हैं, स्केप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब देखो इसके जो फादर है पोइट के, वो क्या है, वो थोड़े से साइंटिफिक सोच के हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं, वो सोचते हैं जादू टोने से कुछ नहीं होगा, वो सब चीज ट्राई अपना रहे हैं। यानी कि स्केप्टिक हैं, हर चीज को जांच रहे परख रहे हैं, रेशनलिस्ट विवेकी हैं, हर चीज को लॉजिक के हिसाब से देखते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर शाप आशीर्वाद जो भी है ना, उन सबको एक तरह से परख के देख रहे हैं कि भाई क्या क्या काम कर सकता है इसके ऊपर। पाउडर, कोई पाउडर लगा के दे रहे हैं, कोई मिक्सचर, कोई दवाई बनाई वो लगा के देख रहे हैं, हर्बल हाइब्रिड, यानी जड़ी बूटी सब ट्राई करके देख रहे हैं बिच्छू के कांटे पर ही कुछ तो काम करेगा। तो थोड़े स्केप्टिक है, हर चीज को एकदम ट्राई करके देख रहे हैं, ऐसे अंध में अंधाधुंध, मतलब कुछ मान नहीं रहे हैं कि भाई ये काम कर जाएगा, हाँ ये काम कर जाएगा, वो सब चीज ट्राई करके देख रहे हैं उसके ऊपर।
ही इवन पावर्ड ए लिटिल पैराफिन, यहाँ तक कि उन्होंने पैराफिन मतलब मोम, मोमबत्ती का जो मोम वगैरह होता है ना, वो उन्होंने थोड़ा सा मोम भी उस जगह जहाँ बिच्छू ने काटा है वहां पर गिरा के देख लिया कि ये मोम जलेगा तो शायद कुछ रिलीफ मिले, बिच्छू के काटे से थोड़ा सा आराम मिले। उन्होंने मोम भी, जला हुआ मोम, एक तो जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है ना, वो मोम भी पिघला के देखा उस जगह पर, अपनी वाइफ यानी उसकी तो वाइफ है, तो वाइफ के जहाँ पर बिच्छू ने काटा वहां पर मोम पिघला के देखा। अपॉन द बिटन टो, जहां पर पैर पे काटा है बिच्छू ने, वहां पर उसने मोम गिरा के देखा। एंड पुट ए मैच टू इट, और उस मोम के ऊपर थोड़ी आग लगा दी, मतलब उसपे तीली जगह आग लगा दी। क्यों? क्योंकि जब मोम पिघलेगा उस जगह तो संभावना है कि शायद कुछ पॉइजन में रिलीफ मिले, ऐसा उसका मानना था। उसने ट्राई करके देखा। आई वॉच द फ्लेम, अब राइटर बोल रहा है मैं उस जलती हुई लौ को देखता रहा जो मेरी माँ को खा रही थी, फीडिंग ऑन माई मदर। खा नहीं रही थी मतलब, कहने का मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि जब मोम गिराया है, मोम उसके पैर पे गिरा दिया तो अब उसमें आग लगा दी तो वो मोम पिघल रहा है, तो एक तरीके से उसकी चमड़ी पे डेफिनेटली असर छोड़ रहा होगा, जल रही होगी उस जगह। तो वो एक तरह से फ्लेम का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब एक तरह से व्यक्तिकरण, मानवीकरण। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग में एक इंसान के गुण डाल देते हैं, इंसान की तरह से ट्रीट करते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो फ्लेम, फ्लेम एक नॉन लिविंग थिंग है, तो मैंने उस फ्लेम, उस लौ को जलते हुए देखा जो मेरी माँ को खा रही थी, फीडिंग ऑन माई मदर, क्योंकि मोम जला दिया ना उसकी माँ के ऊपर जहाँ काटा था उस जगह। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन, और एक पुजारी वगैरह भी आ गया, तो वो भी पोइट बोल रहा है कि मैंने उसको भी देखता रहा, वो अपनी राइट्स, रीति रिवाज करता रहा कि कैसे जहर को कंट्रोल में करना है। मतलब एक होली मैन, एक पुजारी टाइप का ब्राह्मण वगैरह वो भी आ गया, और वो भी अपना कोशिश कर रहा है अपने जादू मंत्र टों से किस तरह से जहर को कंट्रोल किया जा सके। विद एन इनकैंटेशन, इनकैंटेशन का मतलब जपना, वो कुछ मंत्र जप के जहर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी पोइट लगातार देखता रहा। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स टंग, लेकिन जहर ने असर कम कब हुआ? 21 घंटे बाद, मतलब सब कुछ फेल हो गया, 21 घंटे में जाके जहर ने अपना असर कम हो, मतलब असर छोड़ दिया एक तरीके से, उसका असर कम हो गया। लॉस्ट इट्स स्टिंग, माई मदर ओनली सैड, और देखो ये सब के बाद में सब कुछ झेला मेरी माँ ने, और मेरी माँ ने केवल एक ही चीज कही, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि बहुत शुक्र हूं मैं इस बात का, मतलब भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। यानी एक भारतीय माँ या कोई भी माँ हो, मतलब माँ कैसी होती है? देखो माँ ऐसी होती है कि इतना झेला दुख उसने, और उसने आखिर में बात भी यही बोली कि शुक्र है इतना दर्द मुझे ही झेलना पड़ा, मेरे बच्चों को नहीं झेलना पड़ा, उस बिच्छू ने मुझे ही काट लिया, बच्चों को नहीं काटा, वरना उनको भी इतना दर्द झेलना पड़ता। तो देखो माँ ऐसी होती है। तो पोएम में क्या मिला आपको? पोएम में मिला कि एक नॉर्मल घटना हुई, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, एक कम्युनिटी में कैसी बॉन्डिंग होती है, गाँव में कितना भाईचारा होता है। आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, भाईचारा थोड़ा कम हो गया है, अब लोग एक दूसरे की चुगली करने लग गए हैं, वो अलग बात है। एक दूसरे को मतलब एकदम गाँव में पॉलिटिक्स घुस गई है, उस साइड उसमें उसे साइड में रखेंगे हम। एक टिपिकल गाँव, एक यूजुअल गाँव, एक गाँव की जो इमेज बनी हुई है लोगों के अंदर, वो इस तरह की रही है कि गाँव में इतना भाईचारा होता है, किसी घर में कुछ भी घटना हो जाए, सुख दुख तो सभी लोग आते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपस में, सुख दुख दोनों बांटते हैं, दुख में तो जरूर आएंगे कम से कम, ऐसा मान के चलते हैं। तो गांव की बॉन्डिंग दिखाई गई है कि कैसे लोग आ रहे हैं आपस में, दुख बांट रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं लेडी का, ठीक है। ये चीज दिखाई गई। गांव में किस तरह से लोग सुपरस्टिशियस भी होते हैं, वो उनमें कई सारे अंधविश्वास होते हैं जिनको फॉलो करते हैं वो, तो वो उन अंधविश्वासों को भी दिखाया गया है थोड़ा सा। ये भी, और एक माँ की ममता दिखाई गई कि ये माँ कितनी भोली होती है कि इतना दर्द झेलने के बाद में वो हमेशा यही चाहेगी कि उसके बच्चे ठीक रहें, सही सलामत रहें, उसके बच्चों को कुछ ना हो, जितना दुख झेलना है मुझे झेलना पड़ जाए, बच्चों को ना झेल। समझ में आ गई होगी पोएम? इजी है, कुछ भी नहीं है, बिच्छू तो मिला ही नहीं इनको बिच्छू गायब हो गए। तो बच्चों, क्रिटिकल एप्रिसिएशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर ये चीज समझ नहीं आई, ये लाइन समझ नहीं आई, मैं वहां पर वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करना इसको। मिलूंगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून।